कश्मीर 360 डिग्रीज। कश्मीर की सियासी फिजाओं से जुड़ी हुई खबरों का विश्लेषण करूंगी, साथ ही जम्मू कश्मीर की सियासत को भी आपको समझाऊंगी। क्या कश्मीरी पंडित बदलेंगे 10 साल बाद? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तस्वीर, इस पर डेप्थ एनालिसिस होगा। साथ ही अगर कश्मीर में हंग असेंबली हुई तो कौन किस पाले में जाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। और क्या है दरबार मूव प्रथा जो बन गई चुनावी मुद्दा? क्या है इसका इतिहास? इस पर भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में चंद ही दिन बाकी हैं। कश्मीरियों में 10 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर गजब का उत्साह है। लेकिन आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं, किस तरीके से घाटी में शांति और सुकून का माहौल नजर आने लगा है। 35 साल बाद श्रीनगर के ऐतिहासिक हब्बा कदल में दिखी धार्मिक त्योहार और चुनावी माहौल की बेहद खूबसूरत तस्वीर। देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए कश्मीरी पंडितों ने उत्साह के साथ गणपति उत्सव मनाया। कश्मीरी पंडितों को 35 साल पहले जिस मातृभूमि को छोड़कर, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर यहां से पलायन करना पड़ा, आज 35 साल बाद कश्मीरी पंडित राजनीति के जरिए अपनी घर वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसके साथ ही श्रीनगर का डाउनटाउन ये वही इलाका है जो कि कश्मीर में कभी पत्थरबाजी और हिंसा का एपिक सेंटर हुआ करता था। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के शोर शराबे के बीच यहां पर फैली हुई शांति हैरान करने वाली है, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह है कश्मीरी पंडित। दरअसल यहां पर 3 सीटें हैं, जिसमें एक है हब्बा कदल। यहां के कश्मीरी पंडितों का चुनाव में अहम रोल होने वाला है। बाकी वोटर जम्मू की जगती बस्ती या फिर दूसरे राज्यों में बसे हैं, जो वहीं पर बने हुए पोलिंग बूथ में वोट डालेंगे। पूरे कश्मीर में 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर कश्मीरी पंडित वोटर्स 8% से 25% तक हैं। लगभग 1,25,000 कश्मीरी पंडित वोटर्स हैं, जिसमें 6,000 वोटर ही घाटी में हैं, बाकी के जम्मू और दूसरे हिस्सों में है। वहीं पर हब्बा कदल, जहां पर कुल 92,000 वोटर्स में से 25,000 कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन परिवार सिर्फ 100 हैं और ये भी इस चुनाव में अहम रोल में है। बाकी वोटर जम्मू की जगती बस्ती या फिर दूसरी जगहों पर बसे हुए हैं, जो वहीं पर बने हुए पोलिंग बूथ में वोट डालेंगे। दक्षिण कश्मीर की पुलवामा सीट पर 8,000 पंडित वोटर हैं, जबकि राजपोरा में इनकी संख्या 9,000 है। राजपोरा में 2 कश्मीरी पंडित चुनावी मैदान में हैं। अनंतनाग जिले की शंगु सीट पर 10,000 पंडित वोटर्स हैं। बारामूला, सोपोर, बीरवाह सीटों पर भी कश्मीरी पंडित वोटर 10% तक की संख्या रखते हैं। आइए सबसे पहले हब्बा कदल की बात कर लेते हैं, जहां पर 14 कश्मीरी पंडित उम्मीदवारों में 6 अकेले हब्बा कदल में चुनाव के पहले 2 चरण में कश्मीर में नजर आएंगे। 14 कश्मीरी पंडित उम्मीदवार उतारे गए, जिसमें 6 हब्बा कदल में हैं, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में 8 कश्मीरी पंडित चुनावी मैदान में थे। 25 सितंबर को मतदान है। 1990 के पहले यहां कश्मीरी पंडित ही विधायक चुने गए, लेकिन 2 चुनाव से सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में है। बीजेपी के मिशन कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर फोकस किया गया है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद से कश्मीरी पंडितों के लिए चीजें कितनी बदली हैं, उनके जीवन में बदलाव क्या आए हैं, समझना वो भी होगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में भले ही कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग्स हुई हैं, लेकिन हालात अब वैसे नहीं जैसे 20 से 30 साल पहले हुआ करते थे, और ना ही अब वैसा डर कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर में शांति है। न केवल कश्मीरी पंडितों को, बल्कि कश्मीर के अंदर रहने वाले जो देशभक्त मुसलमान हैं और सिख हैं और अन्य अन्य राज्यों से जो लोग वहां काम करते हैं, उनको पिछले 35 सालों से पाकिस्तान ने हमेशा निशाना बनाकर उन पर हमला करने की कोशिशें की। लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को हमने मिलकर विफल किया है और आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे। जम्मू कश्मीर के दरअसल 5 बड़े चुनावी मुद्दों को अगर आप समझेंगे तो इसमें शामिल क्या क्या है। सबसे पहला मुद्दा है वहां पर धारा 370 का,
जिसको जाहिर है कि अपने मैनिफेस्टो में कई पार्टीज ने शामिल भी किया है। कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास एक और बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही वहां के लोगों की सुरक्षा और उसमें शामिल किया गया आरक्षण का एक और बड़ा मुद्दा, रोजगार। ये वो मुद्दे हैं जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अहम हैं और कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास इसमें चर्चा का विषय बना है। मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए यहां पर रहने लायक माहौल बनाने में जुटी है। अब जब जम्मू कश्मीर में करीब 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो कश्मीरी पंडितों को भी चुनी जाने वाली नई सरकार से जाहिर है कि उम्मीद होगी। अगर कश्मीर में हंग असेंबली हुई तो कौन किस तरफ जाएगा, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल है। अपने अपने तरीके से नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं। हंग असेंबली को अगर आसान शब्दों में आप समझेंगे तो जब किसी एक पार्टी या फिर गठबंधन को किसी चुनाव में बहुमत के आंकड़े के बराबर या फिर उससे ज्यादा सीटें नहीं मिलती हैं, यानी कि फुल मैंडेट नहीं मिलता, तो ऐसे हालात को दरअसल अंग्रेजी में हंग असेंबली और हिंदी में कहते हैं त्रिशंकु विधानसभा, त्रिशंकु सरकार। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और साथ ही पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती और पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन से जब ये पूछा गया कि अगर जम्मू कश्मीर में किसी एक दल या गठबंधन सरकार बनाने के लिए जरूरी 46 का जादुई आंकड़ा नहीं पहुंचा तो वो किस तरफ जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला ने चुनावी नतीजे आने तक इंतजार करने की बात कह दी तो इल्तिजा से लेकर सज्जाद लोन और इंजीनियर राशिद तक एक लकीर खींचते हुए नजर आए कि वो किसके साथ नहीं जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो बता देते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद इस पर बात करेंगे। किसी भी पार्टी से गठबंधन का विकल्प खुला रखने की बात पर उन्होंने ये कहा है कि 1996 में भी इसी तरीके की बातें कही जा रही थी और अब जब चुनाव नतीजे आए हमने बहुमत के साथ सरकार बनाई। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के बाद की तस्वीर पर कहा कि इंतजार कीजिए, हंग असेंबली की स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड होगा। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम इंतजार करेंगे कि बीजेपी क्या करती है, किसके साथ सरकार बनाती है। और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, जो कि घाटी की बिजबहरा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं, उन्होंने हंग असेंबली को लेकर कहा कि अभी मुर्गी ने अंडा भी नहीं दिया, अभी तो हम चुनाव में हैं। इतना ही कहना चाहूंगी कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस बौखलाई है। सवाल है कि इस बौखलाहट की वजह क्या है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी और जो उनके मददगार हैं 8 अक्टूबर को उनको शिकस्त दिलाने के लिए हम तैयार हैं। अब्दुल्ला ने यह भी दावा किया कि प्री पोल अलायंस के तौर पर वो बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो कि उनके मददगार हैं, चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। जम्मू में, कश्मीर में हर तरह आप देखें तो लोग मायूस हैं, परेशान हैं। इस परेशानी से, इस मायूसी से बचने का एक ही तरीका है। बीजेपी और जो बीजेपी की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर के बाद, उनको इस इलेक्शन में शिकस्त दिलवानी है। और उसके लिए प्री पोल अलायंस के तौर पे हमने अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है, ये साबित करने के लिए कि हम ही लोग हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी किसी न किसी रूप में बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने 360 डिग्री यू टर्न लिया, आपको वो भी समझना होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कल ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन सकती है। इसके साथ ही अब्दुल्ला ने एक रैली के दौरान यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार का फायदा केवल बीजेपी को मिला है। अगर कश्मीर घाटी में वोटों का बंटवारा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। जम्मू कश्मीर को जल्द ही चुनी हुई सरकार मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहा विधानसभा चुनाव 2014 के मुकाबले काफी अलग है, क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया में जम्मू और कश्मीर की विधानसभा सीटों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है।
इतना ही नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए विधानसभा की कितने सीटें रिजर्व्ड हैं आपको यह भी समझना होगा, क्योंकि यही आरक्षित सीटें सत्ता को सुरक्षित करने में अहम रोल प्ले करेंगी, जिन्हें किंगमेकर कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पहली बार SC/ST के लिए 16 सीटें रिजर्व की गई। इसमें अनुसूचित जाति की 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 विधानसभा सीटें रिजर्व की गई हैं। पहली बार SC/ST आरक्षण से इस वर्ग से जुड़े हुए मतदाताओं में खासा उत्साह है और इन 16 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर जो पार्टी अपना कब्जा जमाने में कामयाब रहती है वो निर्णायक भूमिका में होगी, ये तय है। अब ये SC/ST की रिजर्व सीटें कौन कौन सी हैं आप ये भी जान लीजिए। दरअसल जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7 सीटों में बिश्रा शामिल है, सुचेतगढ़ है, मड़, अखनूर, रामगढ़, कठुआ और रामनगर। इसी तरीके से जो शेड्यूल ट्राइब है यानी कि ST के लिए 9 सीटों को रिजर्व किया गया है। इसमें शामिल है गुलाबगढ़, कोकरनाग, राजौरी, थन्ना मंडी, बुद्धल, सुरनकोट, मेंढर, कंगन और गुरेज सीट। आरक्षित 16 सीटों में 13 जम्मू संभाग की हैं तो 3 सीट कश्मीर रीजन की हैं और कश्मीर में ST आरक्षित सीटें हैं जबकि SC आरक्षित सीटें जम्मू में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के लिहाज से अगर आप इसको समझेंगे तो जम्मू कश्मीर में रिजर्व विधानसभा सीटों के सियासी मिजाज को बखूबी समझा जा सकता है। बीजेपी ने 5 संसदीय सीटों में से 2 सीटें जीती थी, जिनमें से 6 रिजर्व विधानसभा सीटों पर उसे बढ़त मिली। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 7 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2 सुरक्षित सीटों पर लीड किया था और 1 सीट पर अपनी पार्टी ने बढ़त को हासिल किया था। दरअसल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7 सीटों में से 6 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस आगे रही थी। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 9 में से 7 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट पर कांग्रेस और 1 पर अपनी पार्टी ने बढ़त को हासिल किया था। जम्मू में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सुचेतगढ़ की सीट पर कांग्रेस को बीजेपी के उम्मीदवार से अधिक वोट मिले थे। वहीं अगर आप ST के लिए रिजर्व 13 विधानसभा सीटों का समीकरण समझेंगे तो 5 सीटें राजौरी और पुंछ जिले के अंदर आती हैं और इन दोनों ही क्षेत्रों में पहाड़ी और गुज्जर मतदाता बड़ी संख्या में हैं। जम्मू कश्मीर में ये दोनों ही समुदाय ST में आते हैं लेकिन एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद मोदी सरकार ने पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर अपने पक्ष में करने का दांव चला था। पिछले साल गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर दौरे के दौरान अलग अलग समुदाय के नेताओं से मुलाकात की थी और गुज्जर और बकरवालों का डर दूर करते हुए अमित शाह ने साफ कर दिया था कि पहाड़ियों को ST का दर्जा मिलने से उनके कोटे को नहीं छुआ जाएगा। गुज्जर और बकरवालों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% का आरक्षण मिलता रहेगा, इस बात का दावा भी उन्होंने किया था। जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम तीसरे चरण के लिए रिकॉर्ड नॉमिनेशन दाखिल किए गए। नामांकन पत्र दाखिल करने की 12 सितंबर यानी कि कल की लास्ट डेट थी। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों के लिए 483 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इससे पहले जो फर्स्ट फेज रहेगा उसमें 24 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 279 और दूसरे चरण में 26 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए 310 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हुए चुनावी दंगल में हैं और इस चरण में पाकिस्तान से लगते हुए कुपवाड़ा, बारामूला, जम्मू, सांबा और कठुआ इलाकों में भी वोटिंग होगी। पाकिस्तान बॉर्डर से सबसे ज्यादा नजदीक है कुपवाड़ा विधानसभा वाली सीट, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब पोलिंग स्टेशन को बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात दरबार प्रथा की करते हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। दरबार प्रथा जो कि इस बार चुनावी मुद्दा बनी हुई है। आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि जम्मू कश्मीर में 2 राजधानी की परंपरा रही। सर्दी में जम्मू से सरकार और प्रशासन चलता था तो गर्मी में श्रीनगर से सरकारी मशीनरी काम करती थी। 149 सालों से जम्मू कश्मीर में परंपरा यही रही। अगर कश्मीर की भाषा में कहूं तो इसे दरबार प्रथा या दरबार मूव कहा जाता है। नए कश्मीर बनाने की कड़ी में दरबार मूव की घिसी पिटी परंपरा को खत्म कर दिया गया
और 149 साल पुरानी ये दरबार मूव परंपरा 3 साल पहले खत्म कर दी गई। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में 6-6 महीने वाली राजधानी नहीं रही। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली के बाद अब दरबार प्रथा की बहाली भी एक चुनावी मुद्दा है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनने पर दरबार मूव प्रथा को बहाल करने का वायदा कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में दरबार मूव को बहाल करने का वादा किया। इसके साथ ही अल्ताफ बुखारी की JKAP पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इस प्रथा को फिर से शुरू करने का जिक्र किया गया है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव का इतिहास भी आपको जरूर जानना चाहिए। दरअसल जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच तालमेल को बढ़ाने के मकसद से राजधानी बदलने की परंपरा की शुरुआत हुई। डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने साल 1872 में इसकी शुरुआत की थी। गुलाब सिंह महाराजा हरि सिंह के पूर्वज थे और हरि सिंह के समय ही जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना था। तब महाराजा का दरबार अप्रैल में गर्मियों में श्रीनगर में सजता था और अक्टूबर में 6 महीने के लिए दरबार जम्मू में शिफ्ट होता था। इस व्यवस्था को डोगरा शासकों ने साल 1947 तक जारी रखा। साल 1947 के बाद भी दरबार प्रथा की व्यवस्था को जारी रखा गया। इस दौरान 300 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू हाईवे से सफर तय करना पड़ता था। राजधानी बदलने की इसी प्रथा को दरबार मूव कहा जाता था। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर दरबार मूव की जरूरत क्यों पड़ी। उसकी कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल सर्दी के मौसम में श्रीनगर में बेहिसाब और जमा देने वाली ठंड पड़ती है, तो गर्मी में जम्मू की गर्मी थोड़ी सी तकलीफदायक होती है और इसी को देखते हुए गुलाब सिंह ने गर्मी के दिनों में श्रीनगर और ठंड के दिनों में जम्मू को राजधानी बनाना शुरू कर दिया। राजधानी शिफ्ट करने की इस प्रक्रिया के जटिल और खर्चीला होने की वजह से इसका विरोध भी होता रहा है। जाहिर बात है कि अपने आप में ये एक अलग प्रथा है जो इस बार के चुनावों में एक मुद्दा बनकर उभरी है और पार्टीज इस प्रथा को दोबारा से लाने का वायदा भी कर रही हैं।